हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस क्लास। तो जैसे हम जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ नोन एज सेल। राइट। सो सेल के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स थे वो हमने पढ़े, और हमने जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ली है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। राइट। बट उसके पहले हम जो ओवरव्यू है साइटोप्लाज्म का वो एक बार वापस से रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वही एक जगह है जो ऑर्गेनल्स को अपनी जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, वहाँ पे जो भी ऑर्गेनल्स हैं वो प्लेस हुए होते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। सो साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो, और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो भी एरिया होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो भी ब्लू एरिया है, ठीक है, वो क्या है? साइटोप्लाज्म। पूरा जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है वो, जो रेड वाला है वो न्यूक्लियस है, और जो बाहर का येलो है वो सेल मेम्ब्रेन है। राइट। तो रेड और येलो के बीच का जो पोर्शन है, पूरा ब्लू एरिया, वो है साइटोप्लाज्म। ठीक है। और इसके अंदर जो येलो कलर के आपको डॉट्स दिखाए हैं उसको समझ लो कि वो किसी टाइप के ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, बट इस वीडियो में हम स्पेशली साइटोप्लाज्म पे फोकस करेंगे, इसलिए मैंने ऑर्गेनल्स को मेंशन नहीं किया है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाहती हूँ कि किस तरीके से लोकेटेड हुए होते हैं। ठीक है, वैसे तो ऑर्गेनल्स है वो रैंडमली ही लोकेटेड हुए होते हैं, बट फिर भी आपको इससे थोड़ा आइडिया आ जाएगा। अब जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोसॉल से बना होता है, और इसके अंदर क्या होता है? विटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। अब जो साइटोसॉल्स है वो कैसा होता है? वो एक्वियस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। जैसे देखिए, आपको इसमें अब दिख रहा है कि जो भी साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है। बेसिकली हमने इसको बोला कि लिक्विड होता है, लेकिन ये प्रॉपरली एकदम लिक्विड नहीं होता, थोड़ा सा थिक लिक्विड, जैसे हम नहीं बोलते जेली लाइक फ्लूइड, तो ये एकदम जेली जैसा होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? वाटर एंड सॉल्ट। और इसके अंदर बहुत सारे दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। राइट। एंड इसके अंदर ज़्यादातर 70 to 90% वाटर होता है, और ये बेसिकली कलरलेस होता है। इसलिए जब भी हम कोई सेल देखते हैं तो उसको स्टेन करते हैं अलग अलग केमिकल से। जैसे हमको पता है कि जब हमने ऑनियन पील वाला एग्जांपल लिया था तो हमने उसको आयोडीन या सेफ्रोनिन से क्या किया था? उसके ऊपर आयोडीन या सेफ्रोनिन डाला था। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कलरलेस होते हैं, बट ये सारे केमिकल्स डालते हैं तो क्या होता है? वो कलर्ड हो जाते हैं। तो मतलब हम उसको अच्छे से देख सकते हैं कि न्यूक्लियस रीजन कौन है, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन कौन सी है, साइटोप्लाज्म का एरिया कौन सा है। तो अलग अलग जो भी पार्ट्स है वो अलग अलग तरीके से, कोई गाढ़े रंग में तो कोई हल्के रंग में स्टेन होता है। तो हम उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि साइटोप्लाज्म का पार्ट कौन सा है और न्यूक्लियस का पार्ट कौन सा है। राइट। तो इतना आपको पता चल गया है सेल मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो अब हम जाएंगे जो मेन हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, सेल ऑर्गेनल्स। तो इसके अंदर हम अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। वैसे तो हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स बहुत सारे हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट्स, वैक्यूल्स। राइट। बट हम स्टार्टिंग करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के थ्रू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक कटोरी जैसा पार्ट दिख रहा है, बीच में एक बड़ा सा गोल, है ना? तो वो बेसिकली क्या है? न्यूक्लियस। और आपको फिर दूसरी बहुत सारी जिगजैग जैसी लाइंस दिख रही होगी इसके अंदर। राइट। तो वो क्या है? वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ER भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते कि इसमें है क्या। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो ये ऑर्गेनल होगा वो कैसे होंगे? मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। ठीक है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास भी अपनी अलग से प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होगी। और ये कैसा होता है? एक लार्ज नेटवर्क बनाते हैं, जैसे आप इसमें देख भी
देख भी सकते हो कि इसमें बहुत सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं, बट आप इसको अगर फोल्ड को ओपन करोगे तो बहुत लंबा स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। बट बेसिकली कैसा होता है, ये फोल्ड होता है और लार्ज नेटवर्क जैसा होता है, जैसे आपको दिख भी रहा है कि ऐसा जिगजैग है इसके अंदर, राइट। अब हम बात करेंगे इसके अकरेंस के बारे में। तो बेसिकली ये 3 टाइप में दिखते हैं, मतलब जब बनते हैं तो 3 फॉर्म में होते हैं। जैसे आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, जो एक लंबी पतली डंडी जैसी है और इसके आजू बाजू आपको डॉट्स दिख रहे हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिस्टर्नी टाइप का। ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं और इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड सैक होते हैं, मतलब इसके अंदर स्पेस होता है जिसके अंदर वो क्या करती है, फ्लूइड को फिल करती है, राइट। अब जो दूसरा आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो क्या है, वो है वेसिकल टाइप का। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब ये बनते हैं तो एकदम ऑब्लोंगेट बैग लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं वेसिकल टाइप का। और आपको थर्ड वाला दिख रहा होगा ट्यूब्यूल्स फॉर्म में, राइट। तो ये बेसिकली उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा आपको ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके लिए मैं आपको दूसरी इमेज शो करूँगी, लेकिन आपको खाली 3 फॉर्म्स, मतलब ये किस बनते कौन से टाइप के हैं शेप के अकॉर्डिंग, तो ये आपको इसके 3 अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, तो जैसे आपको मैंने इसके पहले बताया था कि ट्यूब्यूल फॉर्मेट में होते हैं अकरेंस, तो ट्यूब्यूल वाला देखो, आपको इसके अंदर जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है ना, लाइट ऑरेंज या स्किन कलर का, वो है ट्यूब्यूल्स फॉर्मेट का, राइट। अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि हर फिगर के अंदर न्यूक्लियस क्यों आ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो इसका कैरेक्टर क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड होता है, इसलिए हमको कम दिखता है, लेकिन होता बड़ा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने सारे फोल्ड्स हैं, अगर हम फोल्ड्स ओपन कर देंगे तो बहुत बड़ा लंबा सा हो जाएगा, राइट। बट इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पर्पल कलर का जो पार्ट है वो न्यूक्लियस है, राइट, ये वाला। अब क्या है, इसका कैरेक्टर क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, उसका एक एंड जो है न्यूक्लियस से जुड़ा होता है और जो दूसरा एंड है वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। ये इतना लंबा नेटवर्क रखता है अपना। वापस से बोलूँगी, जो एक एंड है वो न्यूक्लियस से कनेक्टेड होता है, मीन्स उससे अटैच होता है, और जो दूसरा एंड है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है। इसका इम्पोर्टेंस हम आगे बाद में देखेंगे, राइट। जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप, तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे देखिए, आपको इस इमेज में दिख भी रहा होगा, ये थोड़ा सा पिंक कलर का जो पोर्शन है वो अगर आप देखोगे तो उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ये ऑरेंज कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ट्यूब्यूल्स फॉर्मेट में, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऐसा क्यों, तो आपको अगर ये स्क्रीन दिख रही है, पिंक कलर का पोर्शन, उसके अंदर आपको देखो डॉट डॉट्स दिख रहे होंगे, राइट। तो मीन्स क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, उसके ऊपर रिबोसोम्स आए हुए होते हैं, मतलब वहाँ पे अरेंज हुए होते हैं रिबोसोम्स, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर हमको कैसा दिखता है, रफ। उसको अगर हम टच भी करेंगे तो वो कैसा होगा, रफ होगा, राइट। और ये जो आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, इसके आजू बाजू का जो भी बाहर का एरिया है वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। इसके अंदर रिबोसोम्स नहीं है, इसलिए ये कैसा अपीयरेंस देता है, स्मूथ लाइक, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SER बोलते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RER। देखिए, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस फिगर के अंदर आप अच्छे से देख पाओगे, ये जो भी फोल्डेड वाली स्पेस है वो है RER, और यहाँ पे देखो आपको अलग से मेंशन करके दिया है रिबोसोम्स, जो छोटे छोटे पर्पल कलर के डॉट्स है वो, राइट। और यहाँ पे ट्यूब्यूल्स भी आप देख सकते हो कि ट्यूब्यूल्स के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है, वो क्लीन है एकदम। ओके, तो अब हम डिफरेंसेस देखेंगे SER और RER के बीच में।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और जो RER है उसका फुल फॉर्म है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो जो SER है इस कंटेन फ्लैटन सैक कॉल्ड सिस्टर्नी। तो इसके अंदर क्या आपको सिस्टर्नी देखने को मिलेगी जैसा पहले ही, ठीक है। एंड RER मतलब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज़ मेनली फॉर्म बाय द वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स। तो इसके अंदर वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब जो SER है मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, इसके पास क्या है, रिबोसोम्स नहीं होते इसकी सरफेस पे, इसलिए उसको हम स्मूथ बोलते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पे आपको रिबोसोम्स देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। जो SER है, ठीक है, वो कौन से काम करता है, दोनों अगर अलग अलग हैं तो ऑब्वियसली उसके फंक्शंस भी अलग होंगे ना। सो इट इज़ इंगेज्ड इन दी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। जो SER है वो क्या बनाता है, ग्लाइकोजन्स, लिपिड एंड स्टेरॉइड्स बनाता है। पर जो RER है वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है प्रोटीन एंड एंजाइम्स, राइट। जैसे हमने सबसे पहले न्यूक्लियस का पोर्शन जब पढ़ा था तब उसके अंदर हमने देखा था न्यूक्लियोलस, राइट। और तभी हमने जाना था कि न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, रिबोसोम्स, वो रिबोसोम्स को बनाता है। और रिबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाते हैं, राइट। तो अगर इसके पास रिबोसोम्स है मीन्स ये भी प्रोटीन्स ही बनाएंगे, क्योंकि रिबोसोम का फंक्शन ही वही होता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो हम अब डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सो इट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू अनदर ऑर्गेनेल ऑफ प्रोटीन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग लाइसोसोम्स, गोल्गी अपार्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। अब बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो ये क्या काम करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, राइट। जैसे हमने बहुत स्टार्टिंग में इसके डिस्कशन में देखा था कि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है और इसका कनेक्शन कहाँ से कहाँ होता है, एक एंड जो है वो न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड होगा और जो दूसरा एंड है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा एक चैनल बनाता है जिसके थ्रू क्या इसको कोई भी चीज़ का अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो कर सकता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन वो दूसरे ऑर्गेनल्स के साथ भी कर सकता है, अगर किसी मॉलिक्यूल्स की या किसी भी दूसरे चीज़ की ज़रूरत किसी दूसरे ऑर्गेनल को होती है तो। देन द सेकेंड पॉइंट इज दे ऑल्सो प्रोवाइड सेल्युलर रिएक्शंस विथ इंक्रीज सरफेस एरिया। अब जो सेल्युलर रिएक्शन है मतलब सेल के अंदर जो भी अलग अलग रिएक्शन या मैं बोलूँ कि प्रोसेसेस होती है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब ये जो है अपनी जो सरफेस एरिया है वो उसको इंक्रीज करके रिएक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। देन दे एड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, तो मतलब ये कहीं ना कहीं सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। देन दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग द स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसके फॉर्मेशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे प्ले अ crucial role in protein, lipid, glycogen and other steroid synthesis such as cholesterol, progesterone and testosterone। जैसा हमने पहले देखा कि रिबोसोम्स है वो क्या बनाता है, प्रोटीन्स। तो अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स वो बनाते हैं। फिर हमको पता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है, लिपिड बनाता है, राइट। तो कलेक्टिवली ये है किसके, ये ER के ही पार्ट है, तो हम दोनों के ही जो भी फंक्शंस है वो बोल सकते हैं इसके अंदर, राइट। और इसके साथ साथ ये क्या करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो फैट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। देन ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस भी करते हैं, मतलब जो भी अलग अलग ऑर्गेनिल्स है उसको जो मेम्ब्रेन चाहिए है ना, जैसे हमने देखा था कि यूकैरियोटिक सेल्स में जो भी ऑर्गेनिल्स होते हैं ना उनके पास भी अपने मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो वो मेम्ब्रेन्स बनाने में भी हेल्प करते हैं। देन जो टॉक्सिन्स और पॉइजन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं,
सेल के अंदर वो क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं।